स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर दिखाई के सामने होते हैं। चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे। दोस्तों कांग्रेस पार्टी को मिली है बड़ी सफलता, दो बड़े वरिष्ठ नेता और पूरे मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों बताएंगे कौन से ये दिग्गज है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर एसआईआर के मामले को लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई तृणमूल कांग्रेस और डीएमके। बताएंगे क्या आदेश आने वाला है। दोस्तों इसी के साथ में अचानक से बीएलओ ने एक ही इलाके में 900 से ज्यादा लोगों के नाम उड़ा दिए। दोस्तों जिस मामले को लेकर बंगाल में फिर से राजनीति शुरू हो चुकी है। बताएंगे कैसे बंगाल के अंदर बीजेपी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर के ऊपर ही ममता सरकार के वरिष्ठ नेता की ओर से एफआईआर दर्ज करवा दिया गया है। दोस्तों बताएंगे इतिहास में पहली बार ऐसा कैसे, ये कौन सी नई घटना हुई है जिसे लेकर जमकर चर्चाएं तेज है और ममता बनर्जी की ओर से क्या नया पत्र लिखा गया है। दोस्तों इसी के साथ में डिटेल में चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों की तरफ। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल में बीजेपी के एसआईआर कराने के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को जनता ने टाटा अलविदा बाय बाय बोलना शुरू कर दिया और बंगाल में दीदी के सिवा किसी की नहीं चलने वाली, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखो। बताएगा दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजे आने के कारण कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा। दोस्तों कांग्रेस पार्टी 19 से सीधा 6 सीटों पर आकर सिमट गई। दोस्तों ऐसे में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के बावजूद राहुल गांधी की ओर से अभी तक नीतीश कुमार को बधाइयां नहीं दी गई है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी अभी बिहार चुनाव को लेकर जब तक सही से जांच पड़ताल नहीं करवाएगी तब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। दोस्तों शायद यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी ने अभी तक कोई बधाई संदेश जारी नहीं किया है। ऐसे में एक जो बड़ी अपडेट आई है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी को बिहार के झटके के बीच एक बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों पार्टी को दो बड़े नेताओं ने ज्वाइन करने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के दो वरिष्ठ नेता, एक जो जम्मू के वरिष्ठ नेता हैं जुगल किशोर शर्मा और दूसरे अब्दुल मजीद जो कश्मीर के नेता हैं। दोस्तों दोनों ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस पार्टी में अपना भरोसा जताते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। दोस्तों डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नाम से कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने एक पार्टी बनाई थी, जिसके कारण कांग्रेस के कई सारे नेता कांग्रेस को छोड़कर डीपीएपी पार्टी में चले गए। दोस्तों जिस कारण से कांग्रेस पार्टी पिछले जम्मू और कश्मीर के चुनाव के अंदर एक कमजोर पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ी। दोस्तों लेकिन धीरे धीरे करके वरिष्ठ नेताओं की वापसी का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में डीपीएपी पार्टी को उस वक्त तगड़ा झटका लगा गुलाम नबी आजाद को जब पार्टी के दो बड़े नेताओं ने उन्हें छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। दोस्तों आपको बता दें कि जुगल किशोर शर्मा और अब्दुल मजीद वानी के अलावा विधान परिषद के पूर्व सदस्य सुभाष गुप्ता और ब्रजमोहन शर्मा भी कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए हैं। यानी जम्मू संभाग के अंदर कई सारे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की वापसी के बाद जम्मू क्षेत्र के अंदर बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। दोस्तों यानी बीजेपी वालों को लग रहा था कि जम्मू संभाग क्षेत्र के अंदर ज्यादातर सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो कश्मीर के अंदर उसे एक दो छोटी पार्टियों का समर्थन मिल जाएगा, तो आराम से बहुमत की सरकार बना लेंगे। लेकिन अब जम्मू में कांग्रेस पार्टी की वापसी हो रही है और कारण यह है दोस्तों कि कई सारे वरिष्ठ नेताओं की कांग्रेस में वापसी हो गई है जो कांग्रेस के पुराने दिग्गज रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस के बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि बीजेपी अगले 20 से 25 सालों तक जम्मू क्षेत्र में ही निपट कर रह जाएगी। दोस्तों जिसके कारण जम्मू और कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर तो बीजेपी दूर दूर तक सपना तक नहीं देखेगी। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर चुनाव आयोग ने देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का दूसरा चरण शुरू कर दिया। दोस्तों एसआईआर के दूसरे चरण का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डीएमके, सीपीआईएम, कांग्रेस पार्टी पश्चिम यूनिट की ओर से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की ओर से भी जो याचिका दाखिल की गई है उस पर अलग अलग जवाब चुनाव आयोग से मांगा है। दोस्तों और सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की ओर से दायर याचिका में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती पर सवाल पूछे हैं। दोस्तों ऐसे में 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए बोला गया है। देखते हैं किस तरीके का जवाब आता है। लेकिन चुनाव आयोग को एसआईआर के मुद्दे पर लगातार बड़ी चुनौती मिल रही है। दोस्तों बिहार से बड़ी चुनौती अलग अलग राज्यों में मिल रही है। एक तो पश्चिम बंगाल है और दूसरा तमिलनाडु है, जिसके बड़े बड़े वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर एसआईआर में किस तरीके के लफड़े चल रहे हैं, इस तरीके का एक बड़ा उदाहरण सामने आया है। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के जिला प्रशासन को बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है यदि वे नियमों का पालन नहीं करते हैं। हुगली जिले के अंदर लगभग 900 लोगों के नाम 2002 के मतदाता सूची से गायब हो गए। दोस्तों जबकि उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद है। जिला प्रशासन ने इस मामले पर जांच पड़ताल करने के लिए टीम बना दी है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर लोगों के नाम क्यों काटे जा रहे हैं। 2002 के लिस्ट से भी अगर नाम काट दिए जाएंगे तो लोग कैसे अपने आप को भारत का नागरिक प्रूव करेंगे और कैसे एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल होंगे। दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा एसआईआर का असर देखने को मिल रहा है। कई लोगों के नाम लिस्ट में नहीं आने के कारण लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान है और क्योंकि पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू कर देंगे इस तरीके की बातें चलती रहती है। दोस्तों तो डर और ज्यादा देखने को मिल रहा है। यही बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी ने अब इस मामले पर चुनाव आयोग को चिट्ठी तक लिखी है। दोस्तों ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखकर 28 लोगों की मौत का मामला उठाया है। दरअसल खबर यह है दोस्तों की
उन्होंने लिखा है कि एसआईआर शुरू होने के बाद से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके लिए चुनाव आयोग का अनियोजित निर्णय जिम्मेदार है, यानी बिना तैयारी के इस तरीके से एसआईआर कराना सबसे बड़ा जिम्मेदार है, जिसके कारण 28 लोगों की मौत हो गई है। चुनाव आयोग ने अक्टूबर के अंत में बंगाल में एसआईआर की शुरुआत की थी। आयोग ने स्पष्ट किया था कि 2002 की मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम दर्ज है, जिनके परिवार के नाम दर्ज है, उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद लोगों के बीच में असुरक्षा और भय का माहौल भी देखने को मिला है। हजारों लोग डर और आशंका से घिर चुके हैं दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि हजारों सवाल उठ रहे हैं। और ममता बनर्जी ने इसीलिए चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग से पूरे मामले पर विचार करने के लिए। अब देखते हैं क्या चुनाव आयोग कोई कदम उठाएगा दोस्तों, या फिर मामले पर फिर से आनाकानी की जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर हर तरीके से बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी सरकार की मानसिकता को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल के अंदर घमासान और ज्यादा आगे बढ़ चुका है। दरअसल खबर यह सामने आई है कि ममता बनर्जी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से राजभवन को लेकर एक दावा किया गया। दोस्तों इसमें कहा गया कि राज्यपाल के राजभवन के अंदर हथियार बारूद रखे जाते हैं, जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी को ये हथियार बारूद मुहैया कराने के लिए किया जाता है। यानी राजभवन का इस्तेमाल बीजेपी को हथियार और बारूद मुहैया कराने के लिए किया जाता है। और राजभवन यानी गवर्नर का जो हाउस है वो पूरी तरीके से बीजेपी के प्रोपेगेंडा का अड्डा बन चुका है। जब ये आरोप लगाया गया दोस्तों, तो राजभवन ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पहले तो पुलिस से जांच पड़ताल करवाई, उसके बाद राजभवन की टीम के द्वारा कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया। दोस्तों इसके बाद कल्याण बनर्जी ने भी जोरदार तरीके से करारा जवाब दिया। दरअसल जो अपडेट है दोस्तों, उसके अनुसार राजभवन का दुरुपयोग किए जाने के मामले को लेकर आरोप लगाते हुए एडवोकेट अर्का कुमार नाग ने तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी की तरफ से अब गवर्नर के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करवा दी है। दोस्तों एडवोकेट नाग ने कल्याण बनर्जी की शिकायत पर बंगाल के गवर्नर राजभवन का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, इस पर शिकायत दर्ज करवाई है। और बंगाल में अशांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों राजभवन में बैठे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि ममता सरकार और राजभवन के बीच में किसी न किसी मुद्दे को लेकर, कानूनी दावपेच को लेकर आपस में विवाद लगातार होता रहता है। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा इस पूरे मामले पर, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें 10-10 हजार रुपए देकर बिहार चुनाव को खरीदने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के कई सारे लोगों ने आखिरकार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर नेताओं की शपथ को सफल बनाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लिया है। नीतीश कुमार के शपथ के बाद कई सारे और भी मंत्रियों ने शपथ लिया है। दोस्तों 20-25 के आसपास मंत्रियों ने शपथ लिया है। ऐसे में इन्हें लेकर अब जो जानकारी सामने आ रही है उससे पता चल रहा है कि कैसे ये शपथ ग्रहण समारोह परिवारवाद का समारोह चल रहा था। दरअसल बीजेपी के एक सहयोगी है जीतन राम मांझी, उनके बेटे ने शपथ लिया है दोस्तों, जिस पर आरजेडी निशाना साधते हुए कहा कि जीतन राम मांझी का पुत्र यानी संतोष मांझी कहता है कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री व गया के सांसद वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पुत्र, वर्तमान विधायक ज्योति मांझी का दामाद और वर्तमान विधायक दीपा मांझी का पति संतोष मांझी ईश्वर की शपथ लेता हूं। यानी दोस्तों परिवारवाद का यह जीता जागता उदाहरण है। इसके बाद दूसरा एक और निशाना साधा गया, जिसमें सम्राट चौधरी के शपथ को लेकर बोला गया कि सम्राट चौधरी का शपथ कुछ इस प्रकार होना चाहिए था कि मैं पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और पूर्व विधायक स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी का उप मुख्यमंत्री पुत्र सम्राट चौधरी शपथ लेता हूं। तीसरा जो बोला गया दोस्तों, वो कहा गया कि मैं पूर्व केंद्रीय वर्तमान राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा और वर्तमान विधायक श्रीमती स्नेहलता का पुत्र दीपक प्रकाश हूं। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को भी मंत्री बनवा दिया है दोस्तों। इसके बाद जो चौथा एक और मंत्री का शपथ हुआ था, उसमें उस मंत्री को बोलना चाहिए था कि मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की पुत्री श्रेयसी सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ। इसी तरीके से परिवारवाद का एक और एग्जाम्पल विजय चौधरी का है, जो शपथ लेकर आए हैं दोस्तों। उनको अपने शपथ में बोलना चाहिए था कि मैं पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी का पुत्र विजय चौधरी हूं। ऐसे ही अशोक चौधरी को भी शपथ लेते वक्त बोलना चाहिए था कि मैं पूर्व मंत्री महावीर चौधरी का पुत्र, समस्तीपुर की वर्तमान सांसद शांभवी चौधरी का पिता अशोक चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ऐसे ही नितिन नवीन को शपथ लेना चाहिए था कि मैं पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा का पुत्र नितिन नवीन ईश्वर की शपथ लेता हूं। ऐसे ही मोदी के सामने एक और शपथ परिवारवाद के अंतर्गत सुनील कुमार का होना चाहिए था। वो बोलते कि मैं पूर्व मंत्री चंद्रिका राम का पुत्र और पूर्व विधायक अनिल कुमार का भाई सुनील कुमार शपथ लेता हूं। ऐसे ही लेसी सिंह को मैं समता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय भूटन सिंह की पत्नी लेसी सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ। यानी सबको सब ईश्वर की शपथ ले रहे थे, लेकिन मोदी के सामने परिवारवाद का एकदम खुल्लम खुल्ला शपथ चल रहा था दोस्तों। नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं थी कि एक भी जाकर किसी मंत्री को रुकवा देते और बोलते कि तुम परिवारवाद के तहत आए हो, तुमको शपथ नहीं लेने दिया जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को परिवारवाद केवल तभी नजर आता है जब वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होता है दोस्तों। जब खुद अमित शाह का बेटा आईसीसी का चीफ बन जाए या फिर राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बन जाए, नितिन
नितिन गडकरी का बेटा करोड़ों रुपए एथेनॉल बेचकर कमा ले, तब इनको कोई दिक्कत समझ में नहीं आती है। इन लोगों को परिवारवाद केवल अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी में दिखाई देता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ऐसा इसलिए होता है कि कई नेताओं को मोतियाबिंद की जगह मोदियाबिंद हो जाता है, जिनको अपनी पार्टी में सब सही नजर आता है और दूसरी जगह हर चीज गलत नजर आने लगती है। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे लोगों को जनता आईना जरूर दिखाएगी तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में शपथ ग्रहण समारोह के बाद नरेंद्र मोदी फिर से बिहार के अंदर गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। दोस्तों इस पर अब अलग अलग तरीके के लोगों की प्रतिक्रिया आई है। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव के गमछा हिलाने पर उन्हें जंगल राज का शहजादा बताने की कोशिश करते हैं और तमाम तरीके के दावे करते हैं, और जो लोग गमछा हिलाते थे उनको पहले बुरी नजर से देखा जाता था दोस्तों, लेकिन अब नरेंद्र मोदी हर मंच पर जाकर गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर तेजस्वी यादव कर दे तो वो जंगल राज के कुमार घोषित कर दिए जाते हैं और नरेंद्र मोदी करे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी गमछा लहराए तो रंगदार और मोदी लहराए तो, ये सवाल आरजेडी ने भी पूछा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है तो लिखकर जरूर बताएगा। और चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें दोस्तों बिहार की राजनीति भी कमाल की है। जनसुराज पार्टी के नेता मनोज भारती की ओर से तंज कसते हुए एक तस्वीर शेयर की गई। दोस्तों इसमें उपेंद्र कुशवाहा का बेटा इंतजार कर रहा है शपथ ग्रहण समारोह का। दोस्तों इसमें मनोज भारती कहते हैं कि जो कभी वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ने के लिए या फिर चुनाव की लाइन में खड़ा नहीं हुआ, वे सीधे मंत्री की शपथ ले रहा है। और पीछे फ्रेम में वही नेता मुस्कुराते दिख रहे हैं जो हर चुनाव में परिवारवाद पर तीखा हमला बोलते हैं, यानी मोदी की ओर इशारा है। कल स्टेज से परिवारवाद खत्म करेंगे की प्रतिज्ञा सुनने और आज परिवारवाद की ही नई फसल को सतह की सिंचाई मिल रही है, यानी पूरी तरीके से परिवारवाद एनडीए गठबंधन में फल फूल रहा है। दोस्तों आप लोग जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आम जनता की डिमांड ही इतनी कम है कि आम जनता को केवल 10,000 रुपए चाहिए और 10,000 में वोट मिल जा रहा है। बीजेपी की सरकार को तो अपने हिसाब से किसी को भी मंत्री बना रहे हैं। दोस्तों आम जनता जो संघर्ष कर रहा है, लाठी डंडे खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके बारे में कुछ नहीं सोचते, लेकिन खुद के लोगों को उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को तुरंत मंत्री बना दिया गया। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक और परिवारवाद के तहत नेताओं के बेटे को बड़े बड़े पोस्टों पर पहुंचाया जा रहा है और दूसरी ओर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से एक और विवादित बयान दिया गया है। दोस्तों मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुत्व सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है बल्कि समावेशी है। यदि मुस्लिम और ईसाई इस देश की पूजा करे, भारतीय संस्कृति का पालन करे, अपनी परंपरा और रीति रिवाज को कायम रखे तो राष्ट्र के प्रति उनकी आस्था सबके सामने आएगी और वो भी हिंदू है, यानी ईसाई और क्रिश्चियन भी हिंदू है। इस तरीके का दावा आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये जो थोपने की विचारधारा है इसका पूरी तरीके से खंडन किया जाना चाहिए। आरएसएस के मोहन भागवत 20 नवंबर को मणिपुर पहुंचेंगे। मणिपुर में 2023 में हुई जातीय हिंसा के बाद उनका पहला दौरा है दोस्तों, यानी बीते दिन वो मणिपुर पहुंच चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मणिपुर के हालात सामान्य होंगे? अगर मोहन भागवत कुछ नहीं कर पा रहे मणिपुर के अंदर भी, तो कहीं ना कहीं उनके जो दावे होते हैं, उनके जो बयान होते हैं दोस्तों, उसकी कोई वैल्यू बीजेपी के अंदर भी नहीं है। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रशांत किशोर भी अब बिहार चुनाव को लेकर क्रैक ढूंढने में लग गए हैं। दोस्तों उनको लग रहा था कि बिहार चुनाव में इस बार 20% तक वोट शेयर इकट्ठा कर लेंगे और अच्छी खासी पहले चुनाव में उनकी एंट्री हो जाएगी दोस्तों, लेकिन केवल 3.5% वोट शेयर पर आकर ढेर हो गए, जिसके कारण अब उनको अलग अलग तरीके के फैसले लेने पड़ रहे हैं। दोस्तों गांधी जी के आश्रम भितरवा गांधी आश्रम में एक दिन का मौन व्रत के लिए बैठे हुए थे दोस्तों, और मौन व्रत पूरे दिन उनका चलता रहा। ऐसे में वो चुनाव को लेकर उनके गलत आकलन के बाद अब प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कितना प्रायश्चित कर पाएंगे बड़ा सवाल है दोस्तों, लेकिन फिर से आज से यात्रा पर निकल सकते हैं। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन महात्मा गांधी की विचारधारा से कितना प्रभाव जनता पर पड़ेगा ये एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि जो चुनावी राजनीति होती है उसे एक अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। ऐसे में महात्मा गांधी के विचारों को आगे ले जाने की कोशिश की जाएगी तो फिर इससे और ज्यादा चुनौतियां सामने आने वाली है। दो शब्द जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष महाभियोग लाने की योजना बना रहे। दोस्तों ज्ञानेश कुमार पर आरोप है कि सरकार की कठपुतली बनकर मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी किया गया, 10-10 हजार रुपए अकाउंट में चले गए और चुनाव आयोग ने रोका भी नहीं। इसके बाद ये भी आरोप लगे दोस्तों कि जिन महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दिए गए वे लोग वही महिलाएं मिलकर चुनाव करवा रही थी, यानी चुनाव को डायरेक्ट तौर पर प्रभावित किया जा रहा था। और यही बड़ा कारण है कि अब चुनाव आयोग सबसे ज्यादा लोगों के सवालों के घेरे में है दोस्तों। ऐसे में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शीतकालीन सत्र के दौरान एक महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया जाएगा, और अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है दोस्तों तो पहली बार ऐसा होगा देश के अंदर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पोस्ट से हटाया जाए। अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके की प्रतिक्रिया आजकल चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा है दोस्तों, खासकर ज्ञानेश कुमार के द्वारा दिया जा रहा है, उससे एक माहौल उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके का बना है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर जो बड़े खुलासे किए, उसके बाद जो जवाब के तौर पर केवल जुमलेबाजी चल रही थी, उसे लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों में और ज्यादा प्रचंड तरीके से देखने को मिल रही है। दो शब्द जरूर लिख कर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और बताइएगा क्या इनके खिलाफ महाभियोग का
प्रस्ताव आना चाहिए या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, केवल चेतावनी देनी चाहिए? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इससे जुड़ी भी आगे पहुंचती रहे। और महाभियोग का प्रस्ताव किस तरीके का होगा, कौन कौन सी विपक्षी पार्टी से सपोर्ट करेगी, ये एक देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि धीरे करके माहौल बनता जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आए दोस्तों, क्योंकि ज्ञानेश कुमार अमित शाह के काफी करीबी अधिकारियों में से एक थे दोस्तों और उनको ईसीआई का चीफ बना दिया गया बीजेपी के लोकसभा चुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बाद। तो गंभीर सवाल जरूर उठते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने नवंबर क्रांति की खबरों को खारिज करते हुए मीडिया के अंदर किसी भी तरीके की चल रही थ्योरी पर पुनर्विराम लगा दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि 5 साल मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे, यानी सिद्धरमैया को हटाकर डीके शिव कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने पर चर्चा चल रही थी दोस्तों। हालांकि डीके शिव कुमार ने कहा कि वो हमेशा से पार्टी के साथ में रहेंगे, हालांकि उनकी महत्वाकांक्षा बीच बीच में सबके सामने आती है दोस्तों। लेकिन अब सिद्धरमैया ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो 5 साल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यानी डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया साथ में कांग्रेस पार्टी की सरकार इसी तरीके से चलाते रहेंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि डीके शिव कुमार के अमित शाह के साथ में तस्वीर आने के बाद चर्चाएं कई बार तेज हो जाती है कि क्या वो पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं बीजेपी से आश्वासन मिलने के बाद। लेकिन इतना ज्यादा नंबर है दोस्तों कांग्रेस पार्टी के पास कर्नाटका के अंदर की कोई एक नेता अगर चाहे तब भी वो पार्टी को तोड़ नहीं सकता, सरकार को गिरा नहीं सकता। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें ब्लैक मनी वाले मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मामले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रॉबर्ट वाड्रा को फिर से आधिकारिक तौर पर आरोपी बना दिया है दोस्तों। ईडी ने लंदन के अंदर प्रॉपर्टी और कथित काले धन के लेन देन से जुड़े मामले में नई चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर दाखिल की है दोस्तों। ये मामला यूके के डिफेंडर डीलर संजय भंडारी से जुड़े संदिग्ध लेन देन की जाँच के बाद सामने आया दोस्तों। ईडी के अनुसार वाड्रा का बयान इस साल जुलाई में पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड किया गया था। एजेंसी का दावा है कि वाड्रा और भंडारी के बीच वित्तीय लेन देन की कड़ियां मिलती है, जिसमें विदेशी प्रॉपर्टी और फंड ट्रांसफर की जांच भी शामिल है। नई चार्जशीट को इस केस का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। ऐसे में दोस्तों देखना यह होगा कि क्या रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करवाने को लेकर तैयारी जो पहले से प्लानिंग हो रखी है, क्या उसकी तैयारी चल रही है? क्योंकि सबको पता है कि गांधी परिवार के ऊपर अब आंच आने वाली है दोस्तों। गांधी परिवार के लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा, क्योंकि लगातार बीजेपी को राज्यों के अंदर सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। तो भाजपा को लगता है कि गांधी परिवार कमजोर हो चुका है, इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा को सबसे पहले हिरासत में लेने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि ये मामला और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें एक अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिनों की लड़ाई, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने माना था और पाकिस्तान की भी सैन्य कार्रवाई हुई थी। इस रिपोर्ट में पहलगाम अटैक को भी आतंकवादी हमला न मानकर विद्रोही हमला बताया गया। 800 पन्ने की इस रिपोर्ट में यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यानी यूएससीसी ने इसे जारी किया है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने इसी मुद्दे को उठाया है, जहां पर अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड ये है भारत के खिलाफ। और इसीलिए एक बार फिर से पता चल चुका है कि अमेरिका भारत के बारे में क्या सोचता है दोस्तों। और जो बीजेपी के लोग, खासकर जो आईटी सेल वाले, दावा करते हैं कि दुनिया भर के अंदर डंका बज रहा है, ये उस तरीके का डंका है दोस्तों जो जनता नहीं सुनना चाहती है। खासकर जो पढ़े लिखे ईमानदार लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं दोस्तों, वे लोग कभी नहीं चाहते इस तरीके का डंका बजे जहां पर भारत की छवि खराब हो। और विदेशी देश के अंदर जो अपने आप को सुपर पावर देश बताता है, वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में बता रहा है कि पाकिस्तान की जीत हुई है। 2 शब्द जरूर लिख बताएगा अगर मोदी सरकार ने पहले ही जवाब दिया होता तो इस तरीके की बयानबाजी ट्रंप सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नहीं की गई होती दोस्तों। लेकिन न जाने क्यों बीजेपी ट्रंप को जवाब देने की जगह, ट्रंप के उल्टे सीधे बयान पर जवाब देने की जगह बचने की कोशिश कर रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर भाजपा को एक्सपोज करने वाला मामला है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते दिन राज्य में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया रोकने की मांग करते हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा और एसआईआर प्रक्रिया को जबरदस्ती थोपा गया प्रक्रिया बताया गया और खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त ट्रेनिंग, गाइडलाइंस और तैयारी के एसआईआर को लागू किया जा रहा है, जिससे बीएलओ और आम जनता दोनों के दोनों परेशान चल रहे हैं और दोनों के दोनों बीजेपी को सबक सिखाएंगे अगर इसी तरीके से उनको परेशान किया गया तो। आप लोग अपनी क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राहुल गांधी ने कर्नाटका के अंदर एक बड़ा वादा किया था दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा था कि बेल्लारी के अंदर मैं जींस के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छे से काम करने के लिए सरकार के लोगों को बोल रहा हूं, यानी कर्नाटका में सबको एक्टिव रहने के लिए बोला गया और राहुल गांधी के संकल्प को सिद्धि मिलनी शुरू हो गई है दोस्तों। जो जानकारी है एमबी पाटिल जो कांग्रेस पार्टी के इंडस्ट्री मिनिस्टर है दोस्तों, उनकी ओर से ऐलान किया गया कि राहुल गांधी के विजन के अनुसार बेल्लारी को एक जींस हब की तरह तब्दील करने की तैयारी हो चुकी है। कर्नाटका में राहुल गांधी जल्द ही बेल्लारी जींस पार्क परियोजना की शुरुआत करेंगे। इसके लिए
पहले चरण में 158 एकड़ भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। अगले चरण में परियोजना के लिए 400 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यानी राहुल गांधी ने जो विजन दिया पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, मिनिस्टर को, दोस्तों उस पर काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इससे जनता को फायदा मिले और जींस पार्क बनेगा तो कहीं ना कहीं जनता के मन में जो खुशी थी वो और ज्यादा बढ़ेगी दोस्तों, और रोजगार के अच्छे खासे साधन देखने को मिलेंगे। यानी जो बेलारी कभी बेलारी ब्रदर्स के लिए फेमस हुआ करता था, रेड्डी ब्रदर्स के लिए फेमस हुआ करता था, वहां पर अब राहुल गांधी के नेतृत्व में जींस को लेकर इंडस्ट्री लगाई जा रही है दोस्तों, जींस पार्क बनाया जा रहा है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक वीडियो सामने आया जहां पर एसआईआर की प्रगति के निरीक्षण करने के लिए पहुंचे एसडीएम शत्रुघ्न पाठक ने बीएलओ को सड़क पर जमकर खरी खोटी सुनाई और एसडीएम ने जमकर कड़ी लताड़ लगाई और कहा कि काम नहीं कर रहे हो आप लोग, लापरवाही बरत रहे हो। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कुल मिलाकर दोस्तों बीएलओ के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि सबको पता है कि बीएलओ कुछ बोल नहीं पा रहा और बीएलओ पर ही दबाव बनाकर काम चलेगा, इसीलिए कहीं ना कहीं बीएलओ को हर तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हमारे से लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग लगातार आगे भी पहुंचते रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी भाइयों बहनों मित्रों का जय हिंद।